नमस्कार विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। आप सब घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। हमने आप सबकी सुविधा के लिए घर पर फ्री ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक पहल की है। यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपको सभी विषयों से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और आगे भी किए जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों के वीडियोस हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड है। आप सभी इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो आगे शेयर कीजिए, ताकि जो आपके साथी बंधु हैं वंचित रह रहे हैं, घर पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको भी ये प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि वो भी शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आकर के अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकेंगे। अब एक बात और बताना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है, आप बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप समय पर उस टॉपिक की अच्छी तरह से तैयारी कर सकेंगे। आपके लिए महत्वपूर्ण आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण का, जो बहुत ही विद्यालय शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। वो है शब्द शक्ति। नाम सुना होगा आपने, शब्द शक्ति। तो आज का टॉपिक है हमारा शब्द शक्ति। लिखिए आप ही हमारे टॉपिक का नाम, शब्द शक्ति। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द शक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शब्द क्या होता है, वर्ण क्या होता है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। आया समझे। शब्द और वर्ण से रिलेटेड वीडियोस भी हमने अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत पर अपलोड किए हैं। वर्ण किस प्रकार बनते हैं, वर्णों से शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं, शब्द क्या है, शब्द के कितने प्रकार हैं, शब्दों से वाक्य कैसे बनाए जाए, वाक्य क्या है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों का प्रयोग भाषा में किस प्रकार किया जाए, इनसे रिलेटेड और महत्वपूर्ण बात आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले वर्ण, शब्द और वाक्यों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने अपने वीडियोस में बताए हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं शब्द शक्ति। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों में विशेष शक्ति होती है। जैसे मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ शब्द घाघर में सागर भर देते हैं और कुछ व्यर्थ फालतू बहुत सारा अपन महाभारत जैसे कहना है, मतलब खूब सारा बखान कर देते हैं, लेकिन उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। यानी शब्द वो बाण हैं जो अगले के सीधे सीने में लग सकते हैं और शब्द वो फूल हैं जो अगले को क्या खुशबूदार बना सकते हैं। यानी शब्दों के माध्यम से हम किसी को खुशी और किसी को नाराज कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें शब्द देश काल परिस्थिति के अनुसार बोलना चाहिए, तो उन शब्दों में ताकत होती है। तो मैं आपको आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है शब्द शक्ति। बहुत ही आपके शब्द शक्ति से संबंधित मैं आपको बताऊंगा शब्द शक्ति क्या है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, जैसे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति की कैसे पहचान करें, लक्षणा की क्या विशेषताएं, व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है, इनसे रिलेटेड हमारे वीडियोस में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए शब्द शक्ति की परिभाषा कि शब्द शक्ति क्या है। लिखिए आप मेरे पीछे पीछे कि शब्द में अंतर्निहित, लिखिए शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट, लिख रहे हो आप भी आराम से लिखना शुरू कर दीजिए, करने वाले अर्थ लिख सकते हैं या फिर व्यापार को
शक्ति कहते हैं। जिससे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब शक्ति का मतलब क्या होता है कि शब्द में जिस प्रकार हम लिखेंगे कि एक शब्द में वाक्य में 3 प्रकार होते हैं, वाचक, लक्षण और व्यंजक। तो जिस प्रकार हम वाचक का प्रयोग करेंगे तो कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षण का करेंगे और व्यंजक का करेंगे, उस प्रकार हम आपको विस्तृत बताएंगे। जिससे मैं आपको बताना चाहता हूं सब शक्ति एक सामान्य हरी पुस्तक पढ़ रहा है, ये सामान्य है। गीता नीरी गाय है, राजस्थान जाग उठा, चपरासी ने कार्यालय से बाहर आकर कहा 4 बज गए। तो ये जो तीनों सेंटेंस मैंने आपको बताए, इन तीनों सेंटेंसों में महत्वपूर्ण कुछ बात है, यानी 3 वाक्य बताए, इन तीनों वाक्यों में महत्वपूर्ण भावार्थ छिपा हुआ है। इस भावार्थ को जो समझेंगे वही क्या कहलाती है, हम सब शक्ति कहलाती है। समझ आ गया आपके? तो आगे लिखिए आप कि सब शक्ति को हम किस प्रकार से बता सकते हैं कि शक्ति क्या करती है, अर्थ को और उसके गुण को प्रकट करती है। आगे हो गया आप समझ में। यानी वक्ता क्या कहना चाहता है, वक्ता के शब्द को बताने के लिए उसका अर्थ और गुण प्रकट करना ही सब शक्ति कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले देखिए शब्द के प्रकार, इसके किसके आधार पे, सब शक्ति के आधार पे लिखिए। पूछा जा सकता है शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार आप लिखे। देखिए इसमें 3 है। पहला लिखिए वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक, लक्षक और व्यंजक। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये 3 है शब्द के प्रकार। इसके आधार पर ही हम आपको बताना चाहते हैं कि वाचक का जो अर्थ होता है वाच्यार्थ या अव्ययार्थ कहलाता है, लक्ष्य के द्वारा लक्ष्यार्थ कहलाता है और व्यंजक के द्वारा व्यंग्यार्थ कहलाता है। ठीक है ना। तो अब देखो वाचक के जो पहला अर्थ है उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वाच्यार्थ। क्या कहेंगे, वाच्यार्थ या अभिज्ञार्थ। ठीक है, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। इसी के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब शक्तियां, अब देखिए आप आगे शब्द शक्ति के प्रकार, सब शक्ति के प्रकार, वो तो शब्द के प्रकार थे, अब सब शक्ति के प्रकार आपके महत्वपूर्ण 3 प्रकार हैं सब शक्ति। देखिए आप ये लिखिए, आप ऐसे टेबल बना लीजिए ताकि आपके समझ में आ जाएगा। जब से सबसे पहले वाच्यार्थ करने वाली सब शक्ति अभिधा, अभिधा सब शक्ति। दूसरी लक्षण बनाने वाली लक्षणा सब शक्ति। और तीसरी जो व्यंग्यार्थ बताती है उसको हम कहते हैं व्यंजना सब शक्ति। क्या कहते हैं, व्यंजना सब शक्ति। ये 3 प्रकार आपके सब शक्ति के महत्वपूर्ण 3 प्रकार है। ठीक है, तो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है सब शक्ति कितने प्रकार की होती है। सब शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूं अभिधा सब शक्ति क्या है, लक्षणा क्या है और व्यंजना क्या है। तो अभिधा में आप लिखिए कि ऐसी सब शक्ति जिसमें जो सेंटेंस यानी वाक्य बोला जाता है उस वाक्य के अनुरूप ही उसका अर्थ निकला। जैसे देखो हरी पुस्तक पढ़ रहा है, सीता वस्त्र सिल रही है, रमेश गांव जा रहा है, हम भारतवासी है। सामान्य अर्थ यानी सामान्य कथन और सामान्य कथन के अनुरूप ही वो उसका अर्थ निकलता है और उसका कार्य संपादित होता है। तो अब आप लक्षणा में लिखिए, मैं जो बोल रहा हूं लिखिए कि किसी शब्द के मुख्य अर्थ का, लिखिए किसी शब्द के मुख्य अर्थ का, आराम से लिखिए, शब्दकोशीय शब्दकोशीय अर्थ यानी सरलार्थ
सामान्य अर्थ समझा जाए। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, जिस शब्द से किसी शब्द से मुख्य अर्थ को समझना, बोलो किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझना, ये कहलाती है अभिधा। क्या कहलाती है? अभिधा। आ गया समझ में? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको समझ, जैसे देखो, मोहन जयपुर जा रहा है, ये सामान्य मुख्य अर्थ है। इसका अर्थ क्या है कि मोहन जयपुर जा रहा है। आया समझ? जैसे लिखो, अब देखो, गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। ये जो उदाहरण बता रहा हूं मैं आपके अभिधा शब्द शक्ति के, किसके? ये अभिधा शब्द शक्ति, यानी जिसे मुख्य अर्थ को शब्दकोश या सरल अर्थ समझा जाए। मोहन जयपुर जा रहा है, गाय दूध देती है, मोती होशियार लड़का है, ठीक है, उसके हाथ में सोने की कंगना है। अब उसके बाद में अब आगे चल रहा है, जैसे गधा घास चल रहा है। ये जो मैंने आपको बताया ये सब अभिधा से संबंधित है। अब दूसरे टॉपिक पे हम चलते हैं, इसी से संबंधित शब्द शक्ति का सेकंड टाइप कहते हैं दूसरा लक्षणा। नाम से पता चलता है कि वाक्य में इस प्रकार के शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं जिससे उसके लक्षण प्रकट हो, हालांकि वो नहीं है, लेकिन उससे मिलते जुलते लक्षण हो। तो अब इसमें लक्षणा के अंदर लिखिए आप, अभिधा में लिख दिया आपने एग्जाम्पल सही, तो लक्षणा में लिखिए, यानी क्या कहते हैं, मुख्य अर्थ को क्या करें, मुख्य अर्थ को अन्य अर्थ या लक्षण के रूप में अभिप्रेरित किया जाता है। लिखिए आप, किसी शब्द के मुख्य अर्थ को, आराम से लिखिए आप मेरे पीछे पीछे, जब हम अन्य अर्थ यानी मुख्य अर्थ को लिखिए आप, अन्य अर्थ या प्रयोजन या लक्ष्यार्थ लिखो, अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ यानी इच्छित, क्या होता है, लक्ष्यार्थ या इच्छित अर्थ, ठीक है, का बोध हो, इच्छित अर्थ का बोध होता हो, उसी को हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जो लक्ष्य को लक्षण के आधार पर हमें बताती है, अर्थ का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इसमें क्या होता है, इसकी क्या विशेषता आ सकता है, इसमें शब्द का जो मुख्य अर्थ है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, यानी मुख्य अर्थ बदल जाता है। दूसरा है, मुख्य अर्थ का अन्य अर्थ लिया जा सकता है, सुनना देना। और तीसरा, उसके बाद में उसका कोई विशेष प्रयोजन हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जैसे आपको समझना चाहिए, यानी इसके आधार पर हम आपको, जैसे राजस्थान जाग उठा, एक शब्द सुनिए, राजस्थान जाग उठा, लिखिए आप, देखिए उदाहरण लिखा रहा हूं, राजस्थान जाग उठा। अब ये राजस्थान शब्द है, जागना, नींद से उठना है। राजस्थान कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो राजस्थान से जनता से संबंधित बता रहा है, यानी राजस्थान अब क्या सचेत हो गया है, सावधान हो गया है, ये इससे भावार्थ हम लेते हैं। जब भी सामान्य अर्थ है, अन्य मुख्य अर्थ क्या होता है, राजस्थान जाग उठा है, ये अर्थ क्या हो गया, बदल गया, यानी मुख्य अर्थ को बदला गया। पहला प्रभाव ये पड़ा है कि मुख्य अर्थ का शब्द में मुख्य अर्थ में बाधा पड़ गई। दूसरा ये है, राजस्थान जाग उठा है, तो जागने का प्रभाव यहाँ पे सजग होने से, सचेत सावधान होने से, तो अन्य अर्थ हमने लिया है। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके में कोई विशेष प्रयोजन हो। जब हम कुछ वाक्य बोल रहे हैं कि नेताजी आए, उन्होंने कहा वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और राजस्थान जाग उठा है, तभी ये अपने विशेष प्रयोजन में इसको लिया है। एक और देखिए आप, इसके आधार में आपको एक बताना चाहता हूं, लिखो, राधा तो, देखिए लिखिए आप, निरी गाय है,
राधा तो निरी गाय है। अब राधा है, व्यक्ति है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, जबकि गाय जानवर है, चौपाया है। तो राधा की तुलना, सुनना आप, राधा की तुलना गाय से की गई है, तो राधा निरी गाय है, इसका मतलब क्या है कि राधा चौपाया जानवर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, राधा चौपाया जानवर नहीं है। तो क्या कर रहा है, मुख्य अर्थ के बाधा पड़ रही है, अन्य अर्थ निकाला जा रहा है। राधा निरी गाय यानी इसका स्वभाव बताया जा रहा है। गाय का स्वभाव बहुत सीधा साधा सरल होता है, उसी तरह राधा के स्वभाव का यहाँ पे वर्णन किया गया है, मुख्य विशेष अर्थ निकल गए हैं। यानी राधा तो निरी गाय है, इसका हम लक्षण के रूप में, उदाहरण के रूप में प्रयुक्त करते हैं, और राधा के स्वभाव की तुलना गाय के स्वभाव से की गई है। इस प्रकार आपको लक्षणा से संबंध में अच्छी तरह आ गया होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सुनना, एक है, इसमें 3 प्रकार से हम इसको यूज करने के लिए मैंने आपको बताया, तीनों इसके। एक है रूढ़ लक्षण, सुनना कौन सा है, रूढ़ लक्षण, लिखिए आप भी। रूढ़ लक्षण में क्या होता है, सुना आप, इसमें वो होता है अन्य पर, जैसे देखो, अब रूढ़ लक्षणार्थ में आपको अधिकतर मुहावरेदार, ये ध्यान होगा आप, एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, लक्षणा शब्द शक्ति में मुहावरेदार जो शब्द होते हैं वो उसमें लक्षणा के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। सुनना आप, कैसे, जैसे देखो, बाजार में लाटियां चल गई यानी लड़ाई हो गई, श्याम हवा से बातें करने लगा, लिखिए आप रूट के अंदर, श्याम हवा से बातें करने लगा, मतलब हवा से बातें करना, बहुत तेज गति से जाना, ठीक है ना, ये जो मैंने बताया। और एक और, पुलिस को देखकर चोर 9 तो 11 हो गए, तो वे क्या बता रहे हैं, रूट है, वो लक्षण से संबंधित, आप ध्यान रखना, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकते हैं कि सिपाही को देखकर चोर 9 तो 11 होगा, इसमें कौन सी शब्द शक्ति आई है, 9 तो 11 होना यानी भाग जाने के अर्थ से है, अर्थात मूल अर्थ वो उसका बदल जाता है। मूल अर्थ क्या था, 9 तो 11 होना, 9 + 2 तो 11 होती है, तो बात सही है, लेकिन मूल अर्थ में बाधा पड़ जाती है, विशेष अर्थ निकलता है भाग जाना। परिस्थिति क्या है कि पुलिस को देखकर के चोर भाग जाते हैं, इसीलिए ये मैंने आपको 2 उदाहरण के साथ लक्षणा शब्द शक्ति बताई है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दूसरा है प्रयोजनार्थ, बहुत बढ़िया है। प्रयोजनार्थ यानी किसी उद्देश्य के लिए, जैसे देखो, लाल पगड़ी आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको अभी जो एग्जाम हुए थे नेट, स्लेट, JRF और स्कूल लेक्चरर में, उसमें पूछा गया था कि लाल पगड़ी आ रही है में कौन सा लक्षण में कौन सा भावार्थ छुपा हुआ है, रूट या प्रयोजनार्थ। तो यहां बच्चे कंफ्यूजन हो गए, ये प्रयोजनार्थ यानी लाल पगड़ी यानी क्या होता है, पंजाबी भाषा में लाल पगड़ी आना यानी पुलिस आ जाना, आया समझे। तो लाल पगड़ी एक शब्द है, उसको हम लक्षण के रूप में ले सकते हैं, यानी उनके पोशाक और पहनाव के हिसाब से। लेकिन लाल पगड़ी आना का भावार्थ है कोई कुछ घटना घटित हो गई है और पुलिस पहुंच चुकी है, ये लाल पगड़ी आ गई है, ये आपके लिए प्रयोजनार्थ शब्द है। आगे होगा आपके समझ में, यानी विशेष प्रयोजन से प्रभावित होकर के किस वाक्य को, लक्षणों को प्रयोजन करता है। जैसे देखो, अब सिंह अखाड़े में उतरा, अब सिंह अखाड़े में उतरा, ये भी आपके लिए लक्षण से संबंधित है। उदाहरण, उसका आश्रम गंगा में है, उसका आश्रम गंगा में है, यानी गंगा के किनारे उसका आश्रम है। तो ये लक्षण बताया, अभिधा बताया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब तीसरे लेते व्यंजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सीधी सादी है, सब अच्छी तरह समझ आना चाहिए कि वे शब्द जो न अभिधा वाले हैं न लक्षण वाले हैं, तो तीसरा रूप बचा हुआ व्यंजना, यानी जिसके अंदर न वाच्यार्थ है न लक्ष्यार्थ है, तो वो कौन सा होगा, व्यंग्यार्थ होगा, तो वो व्यंजना। यानी एक शब्द का, सुनो आप, सीधी बात बताना चाहता हूं, व्यंजना क्या है, एक शब्द का देश काल परिस्थिति के अनुसार विभिन्न सुनने श्रोताओं के द्वारा अपने हिसाब से उसका भावार्थ निकालना। जैसे मैं बताता हूं आपको, सुनना आप, चपरासी ने कार्यालय से आके कहा 4 बज गए, तो उसने जैसे 4 बजे कहा तो ऑफिसर साहब ने छोड़ा, सोचा कि हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, और किसी ने सोचा, जो आसपास खड़े थे उन्होंने कहा हमें 4 बजे खेल के मैदान में पहुंचना,
यानी उस सिचुएशन को अपने अनुसार उस भावार्थ में लेना। अगर समझे, ये आपके व्यंजना है जिसे व्यंग्यार्थ के रूप में हम लेते हैं। तो व्यंजना के लिए आप लिखिए, आए समझे, ये न तो मुख्यार्थ होता और न ही लक्ष्यार्थ होता। लिखो, जब न तो मुख्यार्थ तथा न ही लक्ष्यार्थ प्रकट हो, अपितु, लिखिए आप आराम से, कथन के संदर्भ में अलग अलग अर्थ से आप लिखते हैं आराम से, हो, उसे क्या कहते हैं? व्यंजना कहते हैं। ठीक है ना। इन जब कोई वाक्य बोला जाता है, कोई शब्द बोला जाता है, उसमें ना तो मुख्यार्थ प्रकट हो, यानी मुख्यार्थ की बात हो, मुख्यार्थ से संबंधित कोई गुण हो, नहीं लक्ष्यार्थ से संबंधित गुण हो, अपितु कथन को अपने अपने संदर्भ में परिस्थिति के हिसाब से उसका अर्थ निकालना, अलग अलग अर्थ निकालना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। लिखिए आप इसका उदाहरण लिखिए, देखिए, पुजारी ने कहा, लिखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है, देखिए, पुजारी ने कहा, अरे संध्या हो गई, अरे संध्या हो गई। तो पुजारी के कहने का भाव तो सीधा यह था क्या, कि मेरे को अब मंदिर में पूजा करनी है। ठीक है। उसी समय गृहिणी थी, पास में सुन रही थी, उसने अपना अर्थ लगाया, मुझे शाम की रसोई करनी है। उसी समय वहाँ एक खिलाड़ी खड़ा था, बच्चा खेलने के लिए, अरे 4 बजे मुझे खेल के मैदान में जाना है। और उसी समय एक यात्री था, उसको 4 बजे के पास पकड़नी थी, उसे 4 बजे मुझे बस स्टैंड जाना है। तो एक पुजारी के कहने का भावार्थ को अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने संदर्भ में उसका अलग अलग अर्थ निकाला, तो वही कहलाती है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है ना। आगे आपके अच्छी तरह समझ में। अब व्यंजना शब्द शक्ति को हम देखो किसके प्रकार ले सकते हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शब्द के आधार पे आ सकता है कि व्यंजना शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, शाब्दिक और आर्थी, यानी शब्द के आधार पे और अर्थ के आधार पे व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक शब्द विशेष का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए अपन, जैसे देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती मानुष और चून, तो पानी शब्द है। तो पानी को मोती के लिए, इंसान के लिए और चून के लिए अलग अलग यूज किया गया है, यानी इन्होंने अपने अपने हिसाब से इस पानी शब्द का भावार्थ लिया है, तो वो व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। वो शब्द के आधार पे कौन सा था, पानी। अब पानी शब्द हमने देखा था, जैसे दो, एक है व्यंजना के लिए मैं बताना चाहता हूं, सारंग ले सारंग ने गई, सारंग बोलियो आई, सारंग खोल सारंग में गालिया, खुद भी सारंग माई। तो जो सारंग शब्द है वो व्यंजनार्थ का शब्द, एक शब्द है। इसे अपन खूब सारे अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग उसके एक ही शब्द के अनेक व्यंजना के रूप में, शब्द के रूप में हम इसको व्यंजना को यूज करते हैं। दूसरा है अर्थ के रूप में। जैसे देखो, इसमें अर्थ के रूप में यह है कि अर्थ किस प्रकार, उसका अर्थ कौन सा लगाया जाए। शब्द के साथ में शब्द एक है, लेकिन उसके अर्थ भावार्थ के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, साहब ने स्टैंड पे आके कहा 10 बज गए, वो कहा वही सुबह का समय, तो सबने अपने अपने हिसाब से उसको अर्थ के हिसाब से, अपने भावार्थ के हिसाब से लगा। अब मैं आपको महत्वपूर्ण वापस थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। शब्द शक्ति विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापारिक शब्द, जो अंतर्निहित एक शब्द में जो शक्ति होती है, शब्द में, शब्द का जो विशेष अर्थ है, गूढ़ अर्थ है, उसको प्रकट करना शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द के हम 3 प्रकार बता सकते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक।
उसी के आधार पर 3 शब्द शक्तियां, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में क्या होता है, इसमें मुख्य अर्थ होता है। क्या होता है मुख्य अर्थ, ध्यान रखना आप। मुख्य अर्थ क्या होता है कि जो वाक्य होता है उसका सरल अर्थ होता है। लक्षणा में उसके अन्य अर्थ को प्रकट किया जाता है, जब लक्ष्य अर्थ या इच्छित अर्थ अपनी इच्छा के अनुसार। और व्यंजना में ना मुख्य अर्थ होता है ना लक्ष्य अर्थ होता है, अपितु शब्द को अपने अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार उनका यूज करते हैं। आगे होगा आपके समझ में ये अच्छी तरह से। तो आज हमने आपको हमारे YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर सब शक्ति टॉपिक बताया, उदाहरण सही समझाया कि परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कि लाल पगड़ी आ गई, कौन सी सब शक्ति है, अभिधा, लक्षणा या व्यंजना या उपरोक्त सभी, तो आपको लक्षणा करना है। समझ आ गए। और अब आपको लक्षणा के लिए मैंने महत्वपूर्ण बात पहले बताई थी, मुहावरेदार जो शब्द होते हैं वो आपको लक्षणा में लगाना है। और एक शब्द के अनेकार्थ बनते हैं तो उसको हम व्यंजना में लगाते हैं। और जब सामान्य सीधा साधा सामान्य अर्थ हो, उसका सामान्य शब्द का सामान्य भाव अर्थ हो, तो वो अभिधा कहलाती है। तो आप सभी से एक बार पुनः निवेदन, हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाइए। नमस्कार।